हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। आज ही के दिन कुछ चंद घंटों पहले इंडिया को मिले अपने 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, फ्राइडे को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के जाने के बाद 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजय खन्ना ने आज के दिन शपथ ग्रहण करी, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। सो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस हैं। ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस हुआ करते थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। बट हर साल ये संख्या बढ़ते बढ़ते ईयर 2019 में एक अमेंडमेंट के तहत इसकी संख्या 34 हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अदर जजेस हैं। तो बात करें जजेस के अपॉइंटमेंट की तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा करने के बाद अपॉइंट किया जाता है। और बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की तो इस केस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ सलाह मशवरा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। हालांकि अगर ट्रेडिशनल मेथड से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहता है, यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमेशा ही कुछ ना कुछ झड़प सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर लगी रहती है। और इसी के चलते बहुत सारे जजेस केस भी आए जिसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में आया, जिसके अंदर इस चीज़ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन भी जजेस का अपॉइंटमेंट होना है उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करेंगे। और यहाँ कंसल्टेशन वर्ड से मतलब था कि सिर्फ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, उसका कंकरेंस नहीं, यानी कि सिर्फ नॉर्मल सी सलाह मशवरा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि किन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि अपना खुद का फैसला बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस जो कि 1993 में आया था उसमें यह वर्डिक्ट दी कि जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं होगा बल्कि कंकरेंस होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन भी जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा देंगे वो सलाह प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस को मानना ही होगा। इसमें कि यह भी देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में वह उनकी पर्सनल एडवाइस नहीं होती बल्कि
वह 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मिलके सलाह मशवरा करते हैं और फिर किसी जज का नाम देते हैं। वहीं जब 1998 में 3rd जजेस केस आता है तो इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं, इसके जो नंबर ऑफ जजेस हैं जो कंसल्टेशन करेंगे उसको बढ़ाया जाए, यानी कि एक कॉलेजियम का निर्माण किया जाए जिसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कॉलेजियम के साथ डिसाइड करने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी जज का नाम रिकमेंड करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टेशन किसी भी जज का नाम सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। ईयर 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और साथ ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी लाया गया, जिसके थ्रू ये जो कॉलेजियम सिस्टम था इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। हालांकि 2015 में 4th जजेस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट दोनों ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के लिए खतरा है, इसीलिए इन दोनों ही कानूनों को ईयर 2015 में नल एंड वॉइड यानी कि खारिज कर दिया गया और इसी के साथ वापस से जो पुराना कॉलेजियम सिस्टम था उसे जीवित किया गया, यानी कि आज इंडिया में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से होता है। बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की, यानी कि ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू जुडिशियरी को हमेशा ही किसी भी फियर और फेवर से बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि जो जजेस होते हैं उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर हमेशा फिक्स होता है ताकि वो किसी के भी दबाव में आकर कोई भी गलत फैसला ना ले। साथ ही उनकी जो सैलरी होती है वो भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं की जाती। इसी के साथ हम देखते हैं कि जजेस को जो हटाया जाता है उसका प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि किसी भी जज को बहुत इजी वे में नहीं हटाया जा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ही रिमूवल ऑफ जजेस किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल पास किया जाता है जिसे एट लास्ट प्रेसिडेंट साइन करते हैं और अगर वह बिल साइन हो जाता है तब ही जजेस को हटाया जा सकता है। इतने कड़े प्रावधान रखने के पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की मंशा थी कि जितने भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं या फिर हाई कोर्ट हैं या फिर कोई भी अदर कोर्ट के जजेस हैं वो किसी भी प्रेशर में आकर जस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बात करें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बारे में तो यह हमेशा से ही एक जुडिशियल बैकग्राउंड रखते हैं। इनसे पहले इनके चाचा HR खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच में शामिल थे। हालांकि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते चूक गए। 1977 का वह दौर था जब उनकी जगह पर जस्टिस MH बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इंदिरा गांधी के विरोधी होने की वजह से HR खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें ही चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनकी जगह पर MH बेग का नाम आगे कर दिया गया, जिस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद जब चौधरी चरण सिंह की सरकार आई तो उस सरकार में उन्हें 3 दिन के लिए कानून मंत्री बनाया गया। हालांकि बात करें फिलहाल बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बारे में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब हटाया गया था तो उस बेंच में संजीव खन्ना भी शामिल थे। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बहुत बड़े फैसले संजीव खन्ना ले चुके हैं। 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर जब एक केस चला था तो संजीव खन्ना उसका भी हिस्सा थे। 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना VVPAT मशीन को लेकर चल रहे केस में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा थे। साथ ही 2024 में जब 5 जजेस की बेंच ने राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया तो उस बेंच का भी संजीव खन्ना हिस्सा थे।
इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और आज वह इंडिया के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू हैव गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।